हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 10 विज्ञान विषय के अध्याय 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास की व्याख्या की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। तो हमने चैप्टर 1 से लेकर 8 तक सभी चैप्टर्स की व्याख्या, उसके पाठ के भीतर दिए गए प्रश्न और अभ्यास प्रश्नों को भी बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। वो क्लासेज आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हो। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। बात कर रहे हैं हम आनुवंशिकता एवं जैव विकास की। तो सबसे पहले हम चैप्टर के बारे में कुछ परिचय प्राप्त करते हैं और फिर आगे हम टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कुछ सामान्य परिभाषाओं की। तो देखें, सबसे पहला शब्द दिया गया है आपके सामने आनुवंशिकी। जेनेटिक्स क्या होता है? तो आनुवंशिकी का मतलब है कि लक्षणों का वंशागत होना, यानी एक पीढ़ी से लक्षणों का दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना और साथ ही साथ विभिन्नताओं का अध्ययन, यानी कि एक पीढ़ी से जब दूसरी पीढ़ी में कुछ लक्षण वंशानुगत होंगे तो उसमें कुछ विभिन्नताएं भी देखने को मिलेगी। तो उन लक्षणों का वंशानुगत होना और जो विभिन्नताएं उत्पन्न हो रही है उन सब का अध्ययन ही क्या कहलाता है? आनुवंशिकी कहलाता है। मतलब क्या हुआ कि जनक पीढ़ी से उसकी संतति पीढ़ी में लक्षणों का वंशानुगत होना और साथ ही साथ उसमें होने वाली जो विभिन्नताएं हैं उन विभिन्नताओं अथवा बदलावों का जो अध्ययन है वही क्या कहलाता है? आनुवंशिकी कहलाता है। या हम कह ले कि आनुवंशिकी विज्ञान की वो शाखा है जिसमें लक्षणों के वंशागत होने और उनकी विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरा शब्द दिया हुआ है आनुवंशिकता या वंशागति। देखो, ये शब्द है आनुवंशिकी और ये है आनुवंशिकता, दोनों में फर्क है। देखो, वंशागति का मतलब क्या है कि विभिन्न लक्षणों का पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होना, यानी कि जनक से उसकी संतति पीढ़ी में गुणों का एज इट इज पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होना क्या कहलाता है? वो वंशागति कहलाता है। कि जैसे गुण ये जनक है ए, जैसे गुण इस जनक में थे या जनक पीढ़ी में थे वैसे के वैसे गुण उसकी संतति पीढ़ी में हैं। तो इसे हम कहते हैं कि उसमें क्या हुई है? पूर्ण रूप से वंशागति हुई है। कि जैसे गुण माता पिता में थे वैसे के वैसे गुण उसकी संतान में है। तो इसे हम क्या कहेंगे? वंशागति कहेंगे। हेरेडिटी इसको कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेरेडिटी। अगला है विभिन्नता। विभिन्नता या विविधता क्या होती है? तो देखो, यदि ए जनक पीढ़ी है और बी उसकी संतति पीढ़ी है और इन दोनों के लक्षणों में अगर कैसी है? असमानता है। दोनों के लक्षणों में असमानता है कि अगर उसकी संतान में उसकी जनक पीढ़ी के कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं तो इसे हम कहते हैं विभिन्नता या विविधता। आया समझ में? तो ये तीन शब्द सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। इन तीनों में आपको अंतर पता होना चाहिए। आनुवंशिकी क्या है, आनुवंशिकता क्या है और विभिन्नता क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। पहला टॉपिक है जीवों में विभिन्नता के प्रकार। कि जीवों में विभिन्नता किन किन तरीकों की हो सकती है। तो सबसे पहली विभिन्नता का प्रकार है वो है शारीरिक कोशिका विभिन्नता। कि जो शरीर की संरचना है जो कोशिकाओं से मिलकर बनी है उस शरीर की कोशिकाओं की संरचना में विभिन्नता। ठीक है, देखें, यह विभिन्नता शारीरिक कोशिका में आती है। कहाँ आती है? शारीरिक कोशिकाओं के अंदर ये विभिन्नता आती है। और ये जो विभिन्नता है वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती है। ये जो विभिन्नता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती है। मतलब जैसे ये ए जनक पीढ़ी है, ये कौन सी पीढ़ी है? जनक पीढ़ी। इससे बी इसकी संतति पीढ़ी होगी और समझ लीजिए सी बी की संतति पीढ़ी होगी। तो अगर ए के शरीर की संरचना में या शारीरिक कोशिका में कुछ बदलाव आ गया तो ऐसा नहीं है कि वैसा का वैसा बदलाव आपको बी में देखने को मिलेगा। तो जो शारीरिक कोशिका विभिन्नता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती है। और जब स्थानांतरित नहीं होती है विविधता तो जैव विकास में इसका कोई योगदान नहीं होता, यानी इसके कारण जैव विकास हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, इन्हें कौन से लक्षण कहा जाता है? इन्हें उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है। कौन से लक्षण? उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों के कानों में छेद करते हैं। कई सारे समाज में प्रथा है, कानों में बालियां वगैरह लगाते हैं। तो क्या ऐसा जरूरी है कि उसकी जो संतान होगी उसके अंदर कानों में छेद पहले से मौजूद होंगे? नहीं होते। ठीक है, इसी तरह कुत्तों में पूंछ काटना। समझ लीजिए किसी कुत्ते की पूंछ काटी हुई है तो क्या ऐसा जरूरी है कि उसकी जो संतान होगी उसकी पूंछ भी कटी हुई होगी? तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये कौन सी विभिन्नता है? ये शारीरिक कोशिकीय विभिन्नता है और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती है और इस कारण इनका जैव विकास में कोई योगदान नहीं होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी विभिन्नता है वो है जनन कोशिका विभिन्नता। पहली तो कौन सी कोशिका में विभिन्नता, जो शरीर की संरचना वाली कोशिका है, जो शारीरिक कोशिका है उनमें, और दूसरी जनन कोशिकाओं में विभिन्नता। ये जो विभिन्नता है वो जनन कोशिकाओं में आती है। कहां पर आती है? जनन कोशिकाओं में आती है, और इसी कारण से ये अगली पीढ़ी में क्या होती है? स्थानांतरित होती है। जनन कोशिकाओं में होने वाली जो विभिन्नता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती है? स्थानांतरित होती है, और इसी कारण से ये जैव विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। किसमें? जैव विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें आनुवांशिक लक्षण भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को स्थानांतरित करती है, इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है? आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। जैसे मानव के बालों का रंग, मानव शरीर की लंबाई, ऐसे कुछ लक्षण हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। आपने देखा होगा कई बार कि किसी के माता पिता छोटे हैं या ठिगने हैं तो उसकी संतान भी छोटी या ठिगनी होती है। किसी के माता पिता के बालों का रंग समझ लीजिए बिल्कुल भूरा है तो उसकी संतान का बालों का रंग भी कई बार हमें भूरा देखने को मिलता है। तो ये कौन सी विभिन्नता है? ये जनन कोशिकाओं में होने वाली विभिन्नता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, और इसी कारण क्या होता है? जैव विकास होता है। जीवों में हमें अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की विभिन्नता देखने को मिलती है, और इसी कारण इन्हें आनुवांशिक लक्षण भी कहा जाता है। तो अगर आपको कोई पूछे कि जीवों में विभिन्नता कितनी प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की, एक शारीरिक कोशिकीय विभिन्नता और एक जनक कोशिकीय विभिन्नता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन। अब जनन के दौरान माता पिता से उसकी संतान में विभिन्न प्रकार की जो विभिन्नता या बदलाव हमें देखने को मिलते हैं, उनका संचयन यानी स्थानांतरण कैसे होता है? तो देखिए, हम सब जानते हैं कि जीवों के अंदर जो जनन है वो दो तरीकों का होता है, एक अलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन। ठीक है, अब अलैंगिक जनन में क्या होता है? जनन की वो प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। और लैंगिक जनन का मतलब जनन की वो प्रक्रिया जिसमें दो जीव, एक नर और एक मादा, दोनों जीव भाग लेते हैं, उसे कहते हैं लैंगिक जनन। तो जितनी भी हमें जनन में विभिन्नता देखने को मिलती है वो इन दो जनन प्रक्रियाओं के थ्रू ही देखने को मिलती है, चाहे वो अलैंगिक जनन हो या लैंगिक जनन हो, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है। देखो, यदि अलैंगिक जनन के जरिए विभिन्नताएं हो रही है तो वो विभिन्नताएं क्या होगी? वो विभिन्नताएं हमें कम देखने को मिलेगी। यदि समझ लीजिए एक कोई जीव है और ये अलैंगिक जनन के जरिए बी जीव की उत्पत्ति कर रहा है, तो इस बी जीव में हमें बहुत कम विभिन्नताएं देखने को मिलेगी। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? कि डीएनए प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती है, और ये जो कम विभिन्नता है ये क्यों होती है? क्योंकि हमें पता है कि जनन की प्रक्रिया के दौरान जो बदलाव होते हैं वो डीएनए की प्रतिकृति बनने के दौरान होते हैं। यानी जब जनक से उसकी संतति पीढ़ी में गुणों या लक्षणों का स्थानांतरण होता है तो वो डीएनए की कॉपी के जरिए होता है। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है कि जो डीएनए की कॉपी बनती है उसमें जो त्रुटियां या बदलाव है वो बहुत कम होते हैं, और इसी कारण से हमें उसकी संतान में बहुत कम विभिन्नता या चेंजेस देखने को मिलते हैं। अभी बात करें लैंगिक जनन की, तो लैंगिक जनन में क्या होता है? जैसे एक नर है और एक मादा है, तो यहाँ पर डीएनए की दो कॉपी बनती है, एक डीएनए की कॉपी नर में बनती है और एक मादा में। ठीक है, ये दोनों कॉपी जब इन दोनों के बीच निषेचन की क्रिया होती है तो उस दौरान ये दोनों डीएनए की कॉपियां मिलके एक डीएनए कॉपी बनाती है। तो इसमें हो सकता है नर के भी कुछ गुण हो और कुछ गुण मादा के भी हो। तो ऐसी स्थिति में हमें जो विविधता है वो अलैंगिक जनन की तुलना में ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि क्रॉस संकरण के दौरान, किसके? क्रॉस संकरण के दौरान गुणसूत्र क्रोमोसोम के विसंयोजन द्वारा क्या होते हैं? उत्परिवर्तन होते हैं या उत्परिवर्तित होते हैं। मतलब वही डीएनए की दो कॉपी बनती है, एक नर में और एक मादा में, और जब इन दोनों के बीच संभोग की क्रिया होती है और उसके परिणाम स्वरूप जब नई युग्मनज का निर्माण होता है तो डीएनए की एक अलग कॉपी बनती है। उसमें नर के भी कुछ गुण हो सकते हैं और मादा के भी कुछ गुण हो सकते हैं। अब ये मैटर करता है कि हो सकता है कि नर के ज्यादा गुण हो या मादा के, ये कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमें विभिन्नताएं बहुत अधिक देखने को मिलती है। तो यहां से हमें क्या समझना है कि विभिन्नताएं होती है वो दो तरीकों से संचरित हो सकती है, या तो अलैंगिक जनन के जरिए या लैंगिक जनन के जरिए। अब अलैंगिक जनन में जनन की प्रक्रिया में केवल एक ही जीव भाग लेता है, इसी कारण से उसकी संतान में जो विभिन्नता है वो हमें कम देखने को मिलती है, क्योंकि डीएनए की जो कॉपी बनती है उसमें बहुत कम बदलाव हमें देखने को मिलते हैं।
लेकिन वही बात लैंगिक जनन की बात करें तो वहां पर दो जीवों के मध्य जनन की प्रक्रिया होती है और इसी कारण से उसमें डीएनए की दो कॉपी बनती है और इस कारण हमें वहां पर ज्यादा बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विभिन्नता के लाभ क्या है, फायदे क्या है? तो देखो, प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्नता के कारण जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। यानी कि जब प्रकृति की जो विविधता है उसके आधार पर जो जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होगी, उस विभिन्नताओं के कारण जो जीव उस प्रकृति में रह रहे हैं उनको विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। कैसे? जैसे उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं में अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई जनक जीव था जीवाणु, अब उसके द्वारा जो नया जीव उत्पन्न हुआ वो ऐसा जीव उत्पन्न हुआ कि उसमें उसके माता पिता की तुलना में ज्यादा विभिन्नताएं थी। तो हो सकता है कि उसके माता पिता ज्यादा गर्मी सहन नहीं कर सकते हो, लेकिन हो सकता है उसकी जो संतान हुई है उसमें कुछ विभिन्नताएं हुई हो और वो संतान उस अधिक प्रकार की गर्मी को सहन करने में सक्षम हो, तो वो उस प्रकार की प्रकृति में अपना अस्तित्व बनाए रख सकेगा। तो ये किसके कारण हुआ? विभिन्नताओं के कारण हुआ है। तो अगर जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होगी तो वो जीव प्रकृति में होने वाले बदलावों के अनुसार अपने आप को जिंदा रख पाएंगे। अगर सभी जीव अपने माता पिता के समान ही उत्पन्न होंगे बिल्कुल, तो जो कमियां माता पिता में थी वो कमियां संतान में रहेगी। यदि उसके माता पिता समझ लीजिए गर्मी वाले मौसम में नहीं रह सकते तो उसकी संतान भी गर्मी वाले मौसम में नहीं रह पाएगी। और हो सकता है कि धीरे धीरे अगर प्रकृति का तापमान बढ़ गया तो ऐसी स्थिति में वो जीव क्या हो जाएंगे? वो जीव तो नष्ट हो जाएंगे। तो विभिन्नताएं जरूरी है ताकि उनका प्रकृति में अस्तित्व बना रहे। जो प्रकृति में या वातावरण में बदलाव हो रहे हैं उन बदलावों के अनुसार अपने आप को ढाल सके। और ये तब संभव होगा जब जीवों में विभिन्नताएं होगी। अगर सभी जीव एक ही जैसे होंगे तो वो सभी जीव प्रकृति में होने वाले बदलाव को क्या नहीं कर पाएंगे? समर्थित या सहन नहीं कर पाएंगे और अपना अस्तित्व वो समाप्त कर बैठेंगे। तो जीवों में विभिन्नताओं का होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अगला, पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्त का चयन जैव विकास प्रक्रम का क्या बनता है? आधार बनता है। मतलब क्या हुआ कि जीवों में जो विभिन्नताएं उत्पन्न होगी उसी के कारण क्या होगा? जैव विकास होगा। जैव विकास क्या होता है? जैव विकास का मतलब है या जैव विभिन्नता का मतलब क्या है कि एक निश्चित क्षेत्र में जीवों में पाई जाने वाली जो विभिन्नता है उस जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता को ही जैव विकास या जैव विभिन्नता कहा जाता है। ठीक है, तो ये कब संभव होगा? जब जीवों में विभिन्नताएं होगी, है ना। सभी जीव अगर एक जैसे होंगे तो जैव विकास होगा ही नहीं, सभी जीव एक जैसे हो जाएंगे, है ना। जैसे स्वतंत्र और जुड़े कर्णपाली मानव समष्टि में पाए जाने वाले दो क्या है? परिवर्त है। जैसे आपने देखा होगा कि कई लोगों के जो कान की पाली होती है वो कई लोगों की बिल्कुल अलग अलग होती है, अलग देखने को मिलती है। और कई लोगों के कान के जो नीचे वाला हिस्सा होता है बिल्कुल पूरा दोनों भाग जुड़े होते हैं, है ना। एक तो भाई जिसे कान की जो पाली होती है नीचे वाली, जो जहां पर लोग या जो औरतें होती है वो आभूषण पहनती है, वो वाला भाग किसी के बिल्कुल कान से जुड़ा होता है और किसी के अलग अलग होता है। तो ये क्या है? ये दो अलग अलग प्रकार की विभिन्नता है ना। ये क्या है? दो अलग अलग प्रकार की विभिन्नता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि इस आनुवांशिकी में या आनुवांशिकता में मेंडल का योगदान क्या था। अभी जो भी हमने पढ़ा वो बिल्कुल चैप्टर का बेसिक था, वहां से बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मेन टॉपिक है वो यही है, मेंडल का योगदान। तो मानव में लक्षणों की वंशागति के नियम इस बात पर आधारित है कि माता और पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ को संतति में क्या करते हैं? स्थानांतरित करते हैं। यानी कि हमें जीवों में जो वंशागति या जो विभिन्नता देखने को मिलती है उस विभिन्नता या वंशागति के नियम इस बात पर आधारित है कि चाहे माता हो या पिता हो। अब माता और पिता दोनों से ही समान मात्रा में जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं वो उसकी संतान में क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक लक्षण पिता और माता के डीएनए से क्या होता है? प्रभावित होता है। अभी हमने बताया था लैंगिक जनन में क्या होता है? डीएनए की दो कॉपी बनती है, एक नर में और एक मादा में, है ना। और जब इन दोनों के बीच संभोग की क्रिया होती है और फिर निषेचन की क्रिया होती है तो दोनों डीएनए की कॉपी उस शिशु के अंदर जाकर एक डीएनए की कॉपी का क्या करती है? निर्माण करती है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? इसमें कुछ गुण नर के भी शामिल है और कुछ गुण मादा के भी शामिल है। ठीक है, तब हो सकता है कि जो शिशु में ये डीएनए की कॉपी बन रही है इसमें नर के ज्यादा गुण हो या मादा के ज्यादा गुण हो सकते हैं। दोनों में से किसी एक के ज्यादा गुण हमें देखने को मिल सकते हैं। अतः प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति में कितने विकल्प होंगे? दो विकल्प होंगे, सीधी सी बात है।
तो या तो उसमें नर के लक्षण अभिलक्षित होंगे या मादा के लक्षण अभिलक्षित होंगे। तो इसी बात को समझने के लिए क्या किया, मेंडल ने वंशागति के कुछ मुख्य नियम प्रस्तुत किए कि भाई नर के गुण स्थानांतरित होंगे या मादा के, जिसका निर्धारण कैसे होगा। तो इसी बात को समझाने के लिए मेंडल ने क्या किया, वंशागति के कुछ नियम प्रस्तुत किए। और इसी कारण से मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। यह आपको अच्छे से याद रखना है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जोहन मेंडल को। इसका पूरा नाम क्या था, ग्रेगर जोहन मेंडल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने मटर के पौधे के अनेक विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया। मेंडल ने इन बातों को समझाने के लिए जो उद्यान मटर होता है, ये उद्यान मटर साधारण मटर की तुलना में अलग होता है। ठीक है, तो उन्होंने उद्यान मटर के पौधों के अलग अलग लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते थे। स्थूल रूप का मतलब है कि बिल्कुल अलग अलग दिखाई देते थे लक्षण। उदाहरण जैसे बात करें तो जैसे एक गोल और एक झुर्रीदार बीज, एक बिल्कुल गोल बीज है और एक कैसे बीज है, झुर्रीदार बीज है, उस पर छोटी छोटी झुर्रियां है। दूसरा बात करें जैसे एक लंबा पौधा और एक दूसरा बौना पौधा। अगला बात करें जैसे एक सफेद फूल और एक बैंगनी फूल। तो ये कैसे लक्षण थे, बिल्कुल स्थूल लक्षण थे। स्थूल लक्षण का मतलब क्या है, बिल्कुल अलग अलग हमें दिखाई देते थे। तो उन्होंने विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधों को लिया, जैसे लंबे पौधे और बौने पौधे, और इससे प्राप्त संतति पीढ़ी में लंबे और बौनों पौधों के प्रतिशत की क्या की, गणना की। उन्होंने अलग अलग प्रकार के पौधे लिए, उनका आपस में संकरण कराया और फिर उससे जो उसकी संतान पीढ़ी प्राप्त हुई, उस संतति पीढ़ी में उन्होंने लंबे और बौने पौधे के प्रतिशत की गणना की कि भाई एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कितने लंबे पौधे के गुणों का स्थानांतरण हो रहा है और कितने बौने पौधों के गुणों का स्थानांतरण हो रहा है। और इसी आधार पर उन्होंने आनुवांशिकी के क्या किए, कुछ नियम प्रतिपादित किए। ठीक है, चलिए, ये मेंडल के द्वारा जो मटर के पौधे के अलग अलग लक्षण लिए गए थे, वो उन अलग अलग लक्षणों के 7 जोड़े हैं। तो अगर आपको पूछे कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के कितने अलग अलग लक्षणों का चयन किया था, तो 7 जोड़ी लक्षणों का। कितने जोड़ी, 7 जोड़ी अलग अलग लक्षणों का उन्होंने चयन किया था। और कौन से पौधे का चयन किया था, तो उद्यान मटर। याद रखें, आप साधारण मटर नहीं लिखेंगे, ये कौन सा था, उद्यान मटर था। तो उन्होंने देखो 7 अलग अलग लक्षण लिए। अगर बीज की बात करें तो बीज के अंदर उन्होंने एक गोल बीज लिया और एक झुर्रीदार लिया। रंग की बात करें बीजों की, तो एक इन्होंने पीले रंग का बीज लिया और एक हरे रंग का बीज लिया। फूल के रंग की बात करें तो एक बैंगनी रंग के फूल लिया और एक सफेद रंग का फूल। फिर फली का आकार बात करें, एक फूली हुई फली थी और एक चिकुड़ी हुई फली थी। अगला फली के रंग की बात करें, एक हरे रंग की फली थी और एक पीले रंग की। फिर बात करें पुष्प की स्थिति, तो एक में पुष्प अक्षीय था और एक में कैसे थे, अनंत्य थे। अक्षीय का मतलब है कि एकदम डाली के सीध में ऐसे लगते थे। ठीक है, जैसा आपको चित्र में दिख रहा है, देखो एकदम सीधे। और अंत्य का मतलब है इनका किसी भी दिशा में वो लग सकते थे, उनकी कोई निश्चित दिशा फिक्स नहीं थी। फिर पुष्प की स्थिति, तो एक लंबा और एक बौना। ये अलग अलग 7 जोड़ी उन्होंने लक्षण लिए अपने प्रयोग के लिए। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ये प्रश्न 1 नंबर में पूछ सकता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का या कितने जोड़ी लक्षणों का चयन किया था, तो 7 जोड़ी लक्षणों का चयन किया था। आगे बात करते हैं कि मेंडल ने मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए उद्यान मटर के पौधे का ही उपयोग या उसको ही क्यों चुना। तो देखें, उसके कुछ कारण थे। पहला, मटर के पौधों में जो विप्रयासी विकल्पी लक्षण हैं वो हमें स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। मटर के पौधे में जो अलग अलग प्रकार के लक्षण हैं, उन अलग अलग प्रकार के लक्षणों को आराम से देखा जा सकता था, पहला कारण। दूसरा, मटर के पौधे का जो जीवन काल है, वो जीवन काल क्या होता है, बाकी पौधों की तुलना में बहुत ही छोटा होता है। अगला, सामान्यतः इनमें स्वपरागण की क्रिया होती है। कौन सी, स्वपरागण। स्वपरागण का मतलब है कि एक ही पौधे के अंदर स्त्री केसर और पुंकेसर यानी नर और मादा दोनों मौजूद होते हैं और इस कारण से उनमें परागण की क्रिया आसानी से हो जाती है। परंतु मटर के पौधे में हम कृत्रिम तरीके से पर परागण भी करा सकते हैं। ठीक है, पर परागण का मतलब है कि नर किसी दूसरे पौधे में मौजूद है और मादा किसी दूसरे पौधे में, यानी कि पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों अलग अलग पौधे में हैं और उन दोनों को हम मिला के भी उनके बीच परागण की क्रिया करा सकते हैं। और एक ही पीढ़ी में
अनेक बीज बनते हैं। और अगला कारण क्या था कि मटर की एक ही पीढ़ी में हमें एक ही पौधे से अलग अलग बीज देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ प्रमुख कारण थे जिनकी वजह से मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए उद्यान मटर का चयन किया। ठीक है, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, एकल संकरण मोनोहाइब्रिड क्या होता है। तो देखो मेंडल ने क्या किया कि मटर के दो पौधों के कितने, दो पौधे और दो पौधों के एक जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य संकरण कराया और इसके उसे इन्होंने क्या कहा, इसको उन्होंने एकल संकरण कहा। कितने पौधे लिए, दो पौधे, और कितने लक्षण लिए, एक जोड़ी। कितने लक्षण, एक जोड़ी। जैसे एक पौधा लंबा लिया और एक पौधा बोना लिया, ठीक है, और एक लंबे पौधे और एक बोने पौधे के बीच में उन्होंने क्या कराया, संकरण कराया। तो इसे क्या कहा गया, एकल संकरण। चलिए समझते हैं। यह आपके सामने चित्र बना हुआ है। देखो ये लंबा पौधा है, लंबा पौधा को हमने क्या लिया, कैपिटल टी टी, और एक बोना पौधा है, इसको हमने क्या लिया, स्मॉल टी टी। ठीक है, दो पौधे हैं और दोनों के एक जोड़ी लक्षण है। देखो इसमें दोनों कैपिटल है, टी यानी दोनों लंबे पौधे के लक्षण हैं, और दोनों इसमें बोने पौधे में क्या है, दोनों बोने पौधे के गुण हैं। यानी ये दोनों लंबे पौधे हैं और ये बोना पौधा है। ठीक है, यानी ये लंबापन इसका प्रभावी गुण है और इसका बोनापन प्रभावी गुण है, ऐसे समझ लो। अब इन दोनों के बीच में क्या कराया, इन्होंने संकरण कराया। तो देखो लंबे पौधे के दो युग्मक बनेंगे, एक कैपिटल टी और ये कैपिटल टी, इसके दो युग्मक बन गए, और इसके दो युग्मक बन गए, स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या कराया, संकरण कराया। तो देखो कैपिटल टी का इस स्मॉल टी के साथ और कैपिटल टी का इस स्मॉल टी के साथ, फिर इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी के साथ और इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी के साथ। तो हमें F1 पीढ़ी में कौन से पौधे प्राप्त हुए, सभी जो पौधे थे वो हमें लंबे पौधे प्राप्त हुए, यानी उनमें लंबेपन का गुण प्रभावी था। जब हमने एकल संकरण कराया, दो पौधों के एक जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य हमने संकरण कराया, तो हमें पहली पीढ़ी में जितने भी पौधे प्राप्त हुए वो सब पौधे कैसे थे, सभी पौधे लंबे थे, यानी उनमें लंबापन गुण प्रभावी था। ठीक है, अब इसी में जब हमने वापिस इसके आगे संकरण कराया, अब की बार हमने क्या किया, F1 पीढ़ी का उन्हीं जो लंबे पौधे थे और जो बोने पौधे थे जो हमें पहली पीढ़ी से प्राप्त हुए थे, पहली पीढ़ी का हमने पहली पीढ़ी के साथ वापस संकरण कराया। देखो हमने यहाँ पर क्या लिया, एक लंबा पौधा लिया, मान लिया ये लंबा पौधा है और ये कौन सा पौधा है, ये बोना पौधा है। यानी पहली पीढ़ी के जो हमें पौधे प्राप्त हुए थे, इनमें से ही हमने दो पौधे फिर से लिए और उनके बीच वापिस संकरण कराया। तो यहां से हमने दो पौधे लिए, एक लंबा पौधा और एक बोना पौधा। यहां से दो अलग अलग युग्मक बने, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। और ठीक इसी तरह इस जोड़े के भी दो युग्मक बने, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। और इन सब का हमने वापस क्या कराया, आपस में संकरण कराया। तो अब की बार हमने क्या देखने को मिला, अब की बार हमें देखने को मिला कि जो टोटल लंबे पौधे थे वो 3 पौधे लंबे मिले और बोना कितना मिला, एक पौधा। लेकिन इसमें से जो शुद्ध लंबा था वो कितना था, एक ही था। बाकी कितने थे, बाकी 2 अशुद्ध लंबे थे और एक क्या था, एक शुद्ध बोना था। यानी अब की बार हमें मिश्रित अवस्था में पौधे प्राप्त हुए। कैसे हुए, मिश्रित अवस्था में प्राप्त हुए। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला, देखो इसको हमने जब अवलोकन किया तो हमें क्या देखने को मिला कि जो प्रथम पीढ़ी थी F1 पीढ़ी, ये जो ऊपर वाला आपको चित्र दिख रहा है, इस पीढ़ी में जितने भी पौधे थे वो सभी पौधे कैसे थे, वो सभी पौधे लंबे थे। ठीक है, लेकिन F2 पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में हमें क्या देखने को मिला कि 3/4 लंबे पौधे मिले और 1/4 पौधे कैसे थे, बौने पौधे थे। ये देखने को मिला। इस आधार पर हमने अनुपात निकाला तो फिनोटाइप का मतलब है मिश्रित अनुपात। तो उसमें क्या हुआ, 3 लंबे पौधे और 1 बौना पौधा, ये मिश्रित अनुपात है जिसमें 3 हमें लंबे, देखो 1, 2 और 3, इनमें लंबापन गुण था और एक बिल्कुल बौना पौधा था। वही बात करें जीनोटाइप की, जीनोटाइप में हम क्या कर रहे हैं, तीनों को हमने अलग अलग कर दिया कि शुद्ध कितने हैं, अशुद्ध कितने हैं और बिल्कुल अशुद्ध जो बोने के रूप में है वो कितने हैं। तो हमें यहाँ क्या देखने को मिला कि बिल्कुल शुद्ध लंबा 1 था, अशुद्ध लंबे 2 थे और एक क्या था, एक बिल्कुल बौना पौधा था। मतलब दूसरी पीढ़ी में हमें टी का मतलब क्या है, शुद्ध लंबा, वो कितना पौधा प्राप्त हुआ, 1 भाग। फिर अशुद्ध बौने कितने थे, 2, और
बिल्कुल शुद्ध बौने कितने थे, शुद्ध बौने कितने थे, 1 थे। तो दूसरी पीढ़ी में मैं क्या मिला, दूसरी पीढ़ी में मैं जो परिणाम मिला वो अशुद्ध मिला, यानी मिश्रित मिला। बिल्कुल हमें कोई भी लक्षण प्रभावी देखने को नहीं मिला, न तो प्रभावी लंबापन देखने को मिला और न ही प्रभावी बौनापन देखने को मिला। आया समझ में? अब यहां से हमें क्या निष्कर्ष निकला, हमें निष्कर्ष ये निकला कि टी टी और टी टी, कैपिटल टी दोनों और एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, दोनों लंबे पौधे हैं। दोनों कैसे पौधे हैं, लंबे, इसमें लंबा गुण प्रभावी है। वही बात करें दोनों स्मॉल टी की, तो वो कैसा पौधा है, वो बौना पौधा है। मतलब यहां से क्या निष्कर्ष निकला कि चाहे कैपिटल टी की एक प्रति हो, एक ही कॉपी हो, वो भी पौधों को लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है। कैपिटल टी की अगर एक ही कॉपी है तो वो एक ही कॉपी भी किसी पौधे को लंबा बनाने में पर्याप्त है। लेकिन अगर किसी पौधे में बौनापन का गुण झलकना चाहिए, इसके लिए जरूरी है कि जो टी है, इस टी की दोनों प्रतियां क्या होनी चाहिए, टी टी होना चाहिए। मतलब हमें क्या समझ में आया कि यहां पर हमने जो भी पढ़ा उसमें हमें यह देखने को मिला कि जो कैपिटल टी है वो लक्षण प्रभावी लक्षण है और जो स्मॉल टी है वो लक्षण कैसा है, वो अप्रभावी लक्षण है। आया समझ में? क्योंकि कैपिटल टी लक्षण है वो प्रत्येक पीढ़ी में अपने आप को बिल्कुल सुव्यवस्थित ढंग से क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने गुणों को प्रदर्शित कर पा रहा है। और तो ये कैसा लक्षण है, ये प्रभावी लक्षण है। लेकिन स्मॉल टी जो लक्षण है वो अकेला अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है, इसी कारण ये लक्षण कैसा है, ये अप्रभावी लक्षण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात कर रहे हैं द्विसंकरण की। अब द्विसंकरण में उन्होंने क्या किया, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि उन्होंने 2 पौधे लिए, लेकिन अब की बार कितने लक्षण लिए, उन्होंने 2 जोड़ी विकल्पी लक्षण लिए, 2 जोड़ी अलग अलग लक्षण लिए, यानी एक ही पौधे के 2 अलग अलग लक्षण लिए। ठीक है, 2 पौधे लिए और प्रत्येक पौधे के 2 जोड़ी लक्षण लिए। कितने जोड़ी लक्षण लिए, 2 जोड़ी। देखो वैसा आपको चित्र में दिख रहा होगा। एक भाग में इन्होंने लिया है पीले और गोलाकार बीज वाला पौधा। कौन सा, एक तो बीज कैसे हैं, पीले हैं, ठीक है, और कैसे हैं, गोल हैं। तो 2 लक्षण हो गए, एक तो पीलापन और एक गोल। फिर उन्होंने दूसरा कौन सा लिया, हरे और झुर्रीदार, यानी कि एक तो हरे बीज है और कैसे हैं, झुर्रीदार है। तो यहां पर भी 2 लक्षण हो गए। अब यहां पर पीलेपन को, पीले को किससे दर्शाया है, वाय से, वाय का मतलब है येलो। ठीक है, गोलाकार को किससे दर्शाया है, आर से, आर का मतलब है राउंड। ठीक है, फिर यहां पर हरे को इन्होंने किससे दर्शाया है, स्मॉल वाई से, और झुर्रीदार को किससे दर्शाया है, स्मॉल आर से। ये आपको याद रखना है। तो यहां से कितना युग्मक बना, एक युग्मक बना वाई आर, क्योंकि जो लक्षण प्रभावी होगा वो लक्षण अपने आप को अभिव्यक्त करेगा। तो दोनों लक्षण यहां पर दोनों सेम है, वाई वाई और आर आर। तो एक वाई से लक्षण आ गया और एक आ गया आर से, एक युग्मक ये बन गया। फिर यहां से एक स्मॉल वाई और एक स्मॉल आर, यहां से एक युग्मक ये बन गया। ठीक है, अब F1 पीढ़ी में जब इनके बीच में हमने संकरण कराया तो हमें पहली पीढ़ी का परिणाम क्या मिला, ये मिला पीले गोलाकार, लेकिन कैसे थे, विषम युग्मजी थे। कैसे थे, विषम युग्मजी, यानी सभी का युग्मक अलग अलग था, हमें एक युग्मक जैसा प्राप्त नहीं हुआ। देखो यहां पर कैसा था, सम युग्म, यानी वाय वाय एक जैसा जोड़ा था, आर आर एक जैसा जोड़ा था। लेकिन यहां पर हमें कैसे मिले, विषम युग्मजी, यानी देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर, यानी हमें एक जैसे जोड़ने के युग्मक को, जो एक जैसे जोड़े थे युग्मक के, वो हमें देखने को नहीं मिले। फिर हमने क्या कराया, हमने स्वपरागण कराया। क्या कराया, स्वपरागण कराया इस पौधों का। ठीक है, पीले और गोलाकार का इसी पौधे के साथ फिर से परागण कराया। तो हमें कितने युग्मक देखने को मिले, 4 युग्मक देखने को मिले। कौन कौन से, वाई आर वाई आर वाई आर और वाई आर, ये 4 युग्मक हमें देखने को मिले। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इसका हमने इसके साथ वापिस संकरण करा दिया। आ रहा है समझ में भाई, वाई वाई आर आर, इसी का हमने वाई वाई आर और आर के साथ क्या करा दिया, वापिस संकरण करा दिया। ठीक है, तो हमें क्या मिला, ये मिला वाई आर वाई आर वाई आर और वाई आर, ये 4 युग्मक हमें मिले। फिर हमने द्वितीय पीढ़ी में क्या किया, इन चारों के साथ वापिस संकरण कराया। क्या कराया, इन चारों के साथ वापिस संकरण कराया। देखो ये आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये देखो वाई आर, ये वाई आर,
ये वाई आर और ये वाई आर, इनका हमने वापिस संकरण कराया है। देखो वाई आर वाई आर वाई आर और वाई आर, इनके साथ वापिस हमने क्या कराया, स्वपरागण कराया। तो हमें क्या हुआ, तो हमें टोटल कितने परिणाम देखने को मिले, टोटल 16 अलग अलग परिणाम देखने को मिले। ठीक है, कुल कितने परिणाम देखने को मिले, 16 परिणाम देखने को मिले। अब इसमें क्या था, देखो कि जो दूसरी पीढ़ी थी F2 पीढ़ी, उसमें हमें गोल और पीले बीज कितने देखने को मिले, 9 मिले। कितने, 9 गोल और पीले। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये कैसे थे, गोल और पीले थे। फिर गोल और हरे बीज वो कितने देखने को मिले, 3 देखने को मिले। फिर झुर्रीदार और पीले बीज वो कितने देखने को मिले, वो भी 3 देखने को मिले। तो और झुर्रीदार और हरे बीज वो कितने देखने को मिले, 1 मिले। मतलब क्या हुआ कि इस प्रकार से दो अलग अलग पीढ़ी में क्या हुआ, दो अलग अलग पीढ़ी में हमें स्वतंत्र वंशानुगति देखने को मिलती है। मतलब किसी एक लक्षण की हमें वंशागति बार बार देखने को नहीं मिलती है। ये यहां से हमें ये समझ में आया कि जब हमने दो अलग अलग पौधों के दो जोड़ी अलग अलग लक्षणों के बीच में संकरण कराया तो हमें देखने को मिला कि किसी भी एक लक्षण की स्पष्ट रूप से वंशानुगति नहीं होती है। ठीक है, चाहे वो बीज की आकृति हो या उसका रंग हो, सभी की हमें अलग अलग स्वतंत्र रूप से वंशानुगति देखने को मिलती है। आया समझ में? यहां से हमें क्या अनुमान लगाना चाहिए कि जब जनक से संतति पीढ़ी में गुणों का स्थानांतरण होता है तो अगर एक पीढ़ी तक हो सकता है कि हमें कुछ गुण एक जैसे देखने को मिल जाए, लेकिन जब वही गुण दूसरी पीढ़ी में जाएंगे तो ऐसा संभव नहीं है कि उन गुणों की क्या हो, एक जैसी पुनरावृत्ति हो, उसमें हमें बहुत कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं। अभी हमने जो देखा वो लक्षण अपने आप को किस प्रकार आखिर अभिव्यक्त करते हैं। तो आप सब जानते होंगे कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब प्रत्येक डीएनए में क्या होती है, डीएनए की एक रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है और उसे क्या कहा जाता है, उसे जीन कहा जाता है। प्रत्येक डीएनए में एक रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है और उस रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। जीन में क्या होता है, जीन में प्रोटीन संश्लेषण से रिलेटेड सूचना होती है। जीन में क्या होती है, प्रोटीन के संश्लेषण से यानी प्रोटीन के बनने से रिलेटेड जो भी सूचना है, उस प्रोटीन से रिलेटेड सारी सूचना किसमें होती है, जीन में होती है। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन ही विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। जो प्रोटीन है वो ही उन लक्षणों की वंशानुगति को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं कि कौन सा लक्षण स्थानांतरित होगा और कौन सा प्रभावी होगा। ये कौन निर्धारण करता है, प्रोटीन निर्धारित करते हैं। अब प्रोटीन में क्या होता है, तो प्रोटीन में एंजाइम और अलग अलग प्रकार के हार्मोन होते हैं। प्रोटीन में क्या होता है, अलग अलग प्रकार के एंजाइम और हार्मोन होते हैं। ठीक है, अब जैसे बात करें जीन टी है, अगर ये प्रभावी लक्षण हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसके जो एंजाइम है इस प्रोटीन में, जीन के अंदर क्या है, उस प्रोटीन की सूचना है, तो इस प्रोटीन की सूचना में अगर एंजाइम दक्षता से कार्य कर रहा है और उसमें पर्याप्त मात्रा में हार्मोन बन रहा है और वो हार्मोन कौन सा है, लंबेपन का है, तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा बनने वाले जितने भी पौधे होंगे वो कौन से पौधे होंगे, वो लंबे पौधे होंगे। ठीक है, यानी कि प्रोटीन के अंदर जो एंजाइम कार्य कर रहा है और उसके अंदर जो पर्याप्त मात्रा में हार्मोन बन रहा है वो अगर लंबेपन को प्रभावित कर रहा है या लंबेपन को क्या कर रहा है, लंबेपन की सूचना को समाहित कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसका जो परिणाम होगा उसमें कौन सा हमें लक्षण देखने को मिलेगा, हमें लंबेपन का लक्षण देखने को मिलेगा। वही दूसरा लक्षण है और उसमें कौन सा लक्षण शामिल है, समझ लीजिए, अप्रभावी लक्षण, बौनेपन का लक्षण शामिल है। तो इसका एंजाइम क्या करेगा, इसका एंजाइम इस कैपिटल टी की तुलना में कम दक्षता से कार्य कर रहा होगा और जब कम दक्षता से कार्य कर रहा होगा तो इसमें अपर्याप्त मात्रा में क्या होगा, हार्मोन का निर्माण होगा और अपर्याप्त मात्रा में हार्मोन के निर्माण के कारण ये अपने आप को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा होगा, है ना, अपने आप को पूर्ण रूप से प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है और इसी कारण से
ये क्या सा होता है, यह अप्रभावी लक्षण के रूप में अपने आप को मोनोपौधे के रूप में क्या करता है, व्यक्त कर पाता है, क्योंकि इसमें हार्मोन का क्या नहीं हुआ, हार्मोन का जो उत्पादन था या जो निर्माण था वो अपर्याप्त मात्रा में हुआ है, यानी पर्याप्त मात्रा में नहीं हुआ और वो अपने आप को सही ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पाया है। तो इसका मतलब यहां से हमें क्या समझने को मिला, हमें क्या रखना है कि प्रत्येक कोशिका में डीएनए होता है और डीएनए में वो सारी आनुवांशिक सूचना सम्मिलित होती है। डीएनए की जो सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है उससे क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। और जीन क्या होता है, सूचना का स्रोत होता है और उसमें प्रोटीन संश्लेषण से रिलेटेड सारी सूचनाएं समाहित होती है। मतलब प्रोटीन ही है जो विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को कंट्रोल करता है कि कौन सा लक्षण ज्यादा प्रकट होगा, यानी कौन सा लक्षण प्रभावी होगा और कौन सा लक्षण अप्रभावी होगा। ये कौन निर्धारित करता है, ये प्रोटीन निर्धारित करता है। प्रोटीन में क्या होता है, एंजाइम और हार्मोन होते हैं। ठीक है, अगर एंजाइम दक्षता पूर्वक बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं और वो पर्याप्त मात्रा में हार्मोन निर्माण कर रहे हैं, तो जिस लक्षण के लिए वो पर्याप्त मात्रा में हार्मोन उत्पन्न कर रहे हैं वो लक्षण क्या होगा, प्रभावी होगा। और जिस लक्षण के लिए पर्याप्त मात्रा में एंजाइम कार्य नहीं कर रहे हैं और पर्याप्त मात्रा में हार्मोन का निर्माण नहीं हो रहा है, वो लक्षण कैसा होगा, वो लक्षण अप्रभावी होगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बात कर रहे हैं लिंग निर्धारण, कि लिंग निर्धारण कैसे होता है जीवों में। देखो, तो कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण अंडे के उष्मायन ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, अंडे के उष्मायन ताप पर, यानी जो अंडे के अंदर शिशु का निर्माण हो रहा है वो किस ताप पर हो रहा है, उस ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, उदाहरण के लिए बात करें घोंघा की, तो घोंघा में जो संतान का निर्धारण है कि वो नर होगा या मादा होगा, उसका निर्धारण इस बात पर होता है कि जो अंडे के अंदर जो निषेचन की प्रक्रिया हो रही है, अंडे के अंदर जो शिशु या भ्रूण के बनने की प्रक्रिया हो रही है वो किस तापमान पर क्या हो रही है, पूरी हो रही है, वो तापमान निर्धारित करता है उसकी संतान को कि वो नर होगा या मादा होगा। वही बात करें जैसे मानव की, तो उसमें जो लिंग निर्धारण है वो लिंग सूत्र पर निर्भर करता है। किस पर, लिंग सूत्र पर। हमें पता है मादा के अंदर एक्स गुणसूत्र होता है और नर में क्या होता है, एक्स वाई गुणसूत्र होता है। अब इन दोनों गुणसूत्रों में से कौन सा गुणसूत्र प्रभावी होगा और कौन सा गुणसूत्र अपने आप को सही ढंग से व्यक्त कर पाएगा, वही लक्षण हमें उसकी संतान में देखने को मिलेगा। इसको अभी हम आगे समझेंगे। तो आगे हम वही बात कर रहे हैं कि मानव में आखिर लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो आप सब जानते होंगे कि नर के अंदर 2 गुणसूत्र होते हैं, एक्स वाई, और मादा में होते हैं एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो नर के अंदर गुणसूत्र के 2 युग्मक पाए जाते हैं, एक एक्स और एक वाई, जबकि मादा में दोनों युग्मक समान होते हैं, एक्स और एक्स। तो जब इन दोनों के बीच में संकरण होता है तो देखो क्या संभावना है, एक्स 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 एक्स, यानी 50-50 संभावना है। वो मादा भी हो सकती है और नर भी हो सकता है, हो सकता है मादा भी हो सकती है और नर भी हो सकता है। लेकिन यहां से हमें क्या चीज देखने को मिल रही है, हमें ये चीज देखने को मिल रही है कि जो संतान का निर्धारण है वो कौन सा गुणसूत्र कर रहा है, वो वाई गुणसूत्र कर रहा है। क्योंकि मादा में तो दोनों गुणसूत्र एक जैसे हैं, एक्स और एक्स, चाहे इस एक्स का संलयन हो या इस एक्स का, दोनों में से अगर कोई भी गुणसूत्र जा रहा है तो उसका कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क कब पड़ेगा, फर्क पड़ेगा कि नर से कौन से युग्मक का निषेचन हो रहा है, एक्स का या वाई का। तो उसी बात को हम समझते हैं। देखो, तो जब नर और मादा के बीच में निषेचन की क्रिया होती है गुणसूत्रों के बीच में, तो आधे बच्चे लड़के भी हो सकते हैं और आधे लड़की भी हो सकते हैं। अब सभी बच्चे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही स्थितियों में वो माता से क्या करते हैं, एक्स गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। क्योंकि मादा में तो दोनों गुणसूत्र एक जैसे हैं, एक्स या एक्स। तो मादा के अंदर जो गुणसूत्र है उसका कभी भी संतान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। तो बच्चों का जो लिंग निर्धारण है वो किस पर निर्भर करता है, वो पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है कि पिता से कौन सा गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। क्योंकि पिता के अंदर दोनों गुणसूत्र अलग अलग है। यदि पिता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त हुआ है तो उत्पन्न होने वाली संतान क्या होगी, वो मादा होगी। और यदि पिता से वाई गुणसूत्र प्राप्त हुआ है तो उत्पन्न होने वाली संतान क्या होगी, नर होगी, लड़का होगा। तो संतान का जो निर्धारण है वो हमेशा नर के गुणसूत्र से होता है, यानी पिता के गुणसूत्र से होता है, न कि माता के गुणसूत्र से। तो आप ध्यान रखें कि आपके आसपास भी अगर किसी परिवार में
बार बार लड़की का जन्म हो रहा है या लड़के का जन्म हो रहा है और कोई उसकी माँ को अगर दोष दे रहा है तो आप उसे समझा सकते हैं कि ये बात बिल्कुल गलत है, इसमें माँ का कोई कसूर नहीं है। सारा का सारा कसूर किसका है? पुरुष का है, क्योंकि लिंग का निर्धारण माता नहीं करती बल्कि कौन करता है? पुरुष का गुणसूत्र करता है। पुरुष का गुणसूत्र ही निर्धारण करेगा कि उसकी संतान लड़की होगी या लड़का होगा। यदि पुरुष के एक्स गुणसूत्र का मिलन मादा के एक्स से होता है तो एक्स एक्स यानी मादा का निर्माण होता है, लड़की का जन्म होगा। और यदि पुरुष के वाई गुणसूत्र का संलयन मादा के एक्स गुणसूत्र के साथ होता है तो ऐसी स्थिति में किसका निर्माण होगा? नर यानी कि बालक का जन्म होगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। उम्मीद करता हूं आज की क्लास में हमने जो भी टॉपिक पढ़े हैं वो आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद।